आज की हमारी चर्चा भारत के इतिहास के एक ऐसे विशाल किले की कहानी है जिसे बनने, संवरने और बिखरने में करीब आप कह सकते हैं 1000 साल लग गए। 1000 साल, बिल्कुल। ये दौर था 700 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच का, जिसे हम मध्यकाल कहते हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस किले के अलग अलग दौरों की तस्वीर दिखाते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इस किले की नींव कैसे रखी गई, इसकी मीनारें आसमान तक कैसे पहुंची। और फिर इसकी दीवारें क्यों दरकने लगीं? बिल्कुल। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। सही। ये उस मसाले की भी कहानी है जिससे ये किला बना। मतलब वो नीतियां, वो प्रशासनिक ढांचे और वो सामाजिक बदलाव जिन्होंने भारत के भविष्य को एक शेप दी। अच्छा। हर वंश ने इस किले में या तो कुछ नए कमरे जोड़े या फिर कह सकते हैं इसकी नींव को खोखला कर दिया। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली सल्तनत से। स्रोत बताते हैं कि बाहर से आए शासकों ने भारत में एक संगठित शासन की नींव डाली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, दिल्ली ही क्यों? उस वक्त तो और भी कई बड़े शहर थे। दिल्ली को ही सत्ता का केंद्र क्यों बनाया गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति थी वो सामरिक रूप से बहुत मजबूत थी। अच्छा। यह उत्तर भारत के मैदानों के एक तरह से केंद्र में थी, जहां से व्यापार के रास्ते और गंगा यमुना के उपजाऊ इलाकों पर नियंत्रण रखना आसान था। हाँ, ये बात तो है। इससे पहले सत्ता के कई छोटे बड़े केंद्र थे, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाकर पहली बार एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश हुई जहां सारी ताकत एक जगह इकट्ठी हो। यानी एक सेंट्रलाइज्ड पावर। बिल्कुल। यहीं से भारत के राजनीतिक नक्शे पर दिल्ली एक मजबूत किले की तरह उभरने लगी। और इस किले का पहला पत्थर ही बड़ा अनोखा था, गुलाम वंश। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम थे। हाँ। एक मिनट, ये बात तो बहुत दिलचस्प है। मतलब एक गुलाम जो किसी बाजार में बिका होगा, वो हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया। जी। ये तो आज भी सोचना मुश्किल है। उस जमाने में तो ये किसी क्रांति से कम नहीं रहा होगा ना? बिल्कुल। ये उस दौर की सामाजिक सोच पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। इसने ये दिखाया कि ताकत सिर्फ जन्म से नहीं मिलती, काबिलियत और सैन्य क्षमता की भी अपनी कीमत है। बेशक ये पूरी तरह से योग्यता पर आधारित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसने संभावनाओं के नए दरवाजे जरूर खोले। तो ऐबक ने दिखा दिया कि योग्यता से भी सत्ता मिल सकती है। लेकिन इस नई सल्तनत को, इस नए किले को बाहरी और भीतरी खतरों से बचाने का काम तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे आया, है ना? सही। उनके बाजार नियंत्रण के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ये था क्या असल में? खिलजी एक बेहद व्यवहारिक शासक थे। वो जानते थे कि मंगोरों जैसे खतरनाक दुश्मनों से किले को बचाने के लिए एक बड़ी और मजबूत सेना चाहिए। जाहिर है। निकाला बाजार नियंत्रण। मतलब? उन्होंने हर चीज की कीमतें तय कर दी ताकि सैनिकों को कम वेतन में भी अच्छा जीवन मिल सके। यह एक तरह की आर्थिक सर्जरी थी जो कठोर तो थी, लेकिन उस वक्त सल्तनत को बचाने के लिए जरूरी थी। लेकिन खिलजी के बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके प्रयोग तो बड़े थे, पर वे बुरी तरह नाकाम रहे। हाँ, जैसे राजधानी बदलना या सांकेतिक मुद्रा चलाना। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या तुगलक के विचार सच में समय से आगे थे या बस अव्यवहारिक थे? ये इतिहास का एक बड़ा ही दिलचस्प पेच है। देखिए, तुगलक की सोच में कोई कमी नहीं थी। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, जो देश के केंद्र में था, पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए एक बेहतरीन विचार था। बात तो सही है। सांकेतिक मुद्रा भी चीन में पहले से चल रही थी, गड़बड़ हुई उसे लागू करने में। अच्छा, तो लागू करने में दिक्कत थी। हाँ, वो मानो नींव पक्की होने से पहले ही किले पर 7 मंजिला इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बिना तैयारी के जबरदस्ती लोगों को दिल्ली से दौलताबाद भेजा। और वो सिक्के और सांकेतिक सिक्के इतने साधारण बना दिए कि लोगों ने घर घर में टकसाल खोल ली। उनकी नीतियां अच्छी थीं, पर जमीनी हकीकत से कोसों दूर थीं। और इसी ने सल्तनत की दीवारों को कमजोर करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और ये कमजोरी बढ़ती गई। सैयद और लोधी वंश के आते आते दिल्ली सल्तनत का किला जर्जर होने लगा। फिर आया साल 1526, पानीपत का मैदान। एक ऐतिहासिक मोड़। एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। 1526 का पानीपत का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक युग का अंत था। एक तरफ इब्राहिम लोधी की विशाल पारंपरिक सेना और दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन अनुशासित सेना, जिसके पास एक ऐसा हथियार था जो भारत के लिए नया था, तोपे। सही। तो साल पुराने शासन को भी ध्वस्त कर दिया। मतलब उस दिन उस पुराने किले के मलबे पर एक नए और भी ज्यादा भव्य साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। आप ऐसा कह सकते हैं। और उस नए दौर का नाम था मुगल वंश।
बाबर ने साम्राज्य की शुरुआत की, लेकिन मुगलों का रास्ता भी एकदम साफ नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबर के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी नाम की एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसने मुगलों को लगभग उखाड़ ही फेंका था। शेरशाह सूरी को अक्सर इतिहास में एक ब्रेक की तरह देखा जाता है, लेकिन वो खुद एक मुकम्मल अध्याय थे। अच्छा। उन्होंने सिर्फ 5 साल राज किया, लेकिन जो काम किए वो सदियों तक चले। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, रुपए को एक मानक सिक्का बनाया और प्रशासन का ऐसा ढांचा खड़ा किया जो कमाल का था। स्रोत में एक दिलचस्प बात लिखी है कि शेरशाह के राज में सुरक्षा का ऐसा इंतजाम था कि कहा जाता था एक बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने की टोकरी लेकर यात्रा कर सकती थी और किसी चोर की हिम्मत नहीं होती थी। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि उनका फोकस सिर्फ बड़ी लड़ाइयों पर नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी पर भी था। और मजे की बात यह है कि जब हुमायूं वापस सत्ता में आए और फिर अकबर का दौर शुरू हुआ, तो उन्होंने शेरशाह के ही बनाए हुए ढांचे को और मजबूत किया। हाँ, ये निरंतरता दिखती है। अकबर को महान कहा जाता है। जब हम उनकी विरासत को देखते हैं तो 3 चीजें सबसे अलग नजर आती हैं: मनसबदारी व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता और एक मजबूत साम्राज्य। चलिए इस मनसबदारी व्यवस्था को थोड़ा और समझते हैं। ये आखिर थी क्या? देखिए, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के प्रशासनिक प्रतिभा का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सिर्फ सेना से नहीं जुड़ी थी। अच्छा। ये प्रशासन और राजस्व का एक मिला-जुला सिस्टम था। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी एक पद दिया जाता था। इस पद के हिसाब से उसे सैनिक और घोड़े रखने होते थे, लेकिन उसे तनख्वाह नकद नहीं बल्कि एक जागीर से राजस्व वसूलने के अधिकार के रूप में मिलती थी। तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अकबर ने हजारों अधिकारियों की वफादारी सीधे अपने से जोड़ ली और स्थानीय सरदारों की ताकत कम कर दी। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक दांव था जिसने मुगल किले को फौलाद जैसी मजबूती दी। और उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति, क्या ये उनके दिल से निकली एक आदर्शवादी सोच थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति भी छिपी थी? ये दोनों का एक शानदार मिश्रण था। अकबर ये जानते थे कि हिंदुस्तान जैसे विशाल और विविध देश पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता। सही बात है। उन्होंने राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए, उन्हें बड़े बड़े पद दिए और जजिया कर को हटाया, मतलब गैर मुसलमानों पर लगने वाला वो टैक्स जो सल्तनत काल से चला आ रहा था। तो ये एक राजनीतिक जरूरत भी थी और शायद उनकी अपनी जिज्ञासा का नतीजा भी। इस नीति ने उस गोंद का काम किया जिसने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखा। तो अकबर ने किले को मजबूत बनाया, उसकी नींव गहरी की। उनके बाद जहांगीर और शाहजहां ने मानो उस किले को सजाया संवारा। हाँ, बिल्कुल। और शाहजहां का नाम आते ही जहन में एक ही इमारत आती है, ताजमहल। स्रोत इसे प्रेम की निशानी कहते हैं, पर क्या ये सिर्फ इतना ही है या इसकी कोई और कहानी भी है? प्रेम की निशानी तो है ही, पर ये उस दौर की आर्थिक हकीकत भी बयां करती है। ताजमहल मुगल कला का शिखर था, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन कुछ स्रोत बताते हैं कि इसे बनाने में जो खर्च आया वो मुगल साम्राज्य के सालाना राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अच्छा। ये उस दौर की शान शौकत का प्रतीक तो है, लेकिन ये सवाल भी उठाता है कि क्या इतनी भव्यता साम्राज्य के लिए एक बोझ भी थी जिसने बाद में औरंगजेब के सामने बड़ी आर्थिक चुनौतियां खड़ी कर दी? अच्छा, तो ये पहलू भी है। अब बात करते हैं औरंगजेब की। उनके बारे में एक अजीब बात कही जाती है। क्या? उन्होंने मुगल साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार तक पहुंचाया, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनके दौर में ही मुगल शक्ति कमजोर होने लगी। ये कैसे हो सकता है? किला फैल भी रहा है और कमजोर भी हो रहा है, ये तो समझ नहीं आया। ये इतिहास का एक क्लासिक विरोधाभास है, एक अजीब पेंच। औरंगजेब ने साम्राज्य को भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा कर दिया, खासकर दक्षिण में। हाँ, दक्कन में। लेकिन इस विस्तार की कीमत बहुत भारी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 25 साल दक्कन के युद्धों में बिता दिए। इन लगातार लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया। मतलब आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ। बहुत ज्यादा। साथ ही उनकी कुछ कठोर धार्मिक नीतियां, जैसे जजिया कर को फिर से लागू करना, इसने राजपूतों, सिखों और मराठों जैसी कई ताकतों को नाराज कर दिया। तो हुआ ये कि औरंगजेब ने किले की सरहदों को इतना फैला दिया कि उसकी दीवारें खुद ब खुद कमजोर पड़ गईं। और उनमें अंदर से दरारें आने लगीं। हाँ। बिल्कुल सही। और इन्हीं दरारों से नई ताकतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया।
स्रोत में मराठों का जिक्र है, खासकर शिवाजी महाराज का। हाँ, ये वही शक्तियां थीं जिन्हें पहले मुगलों ने या तो दोस्त बनाया था या दबाकर रखा था। बिल्कुल। जब केंद्र की पकड़ ढीली पड़ती है तो क्षेत्रीय शक्तियां खाली हुई जगह को भरने के लिए आगे आती हैं। शिवाजी महाराज ने मराठों को एक ऐसी मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया जिसने मुगलों को उनके घर में घुसकर चुनौती दी। वो सिर्फ एक विद्रोही नहीं थे, बल्कि उस बदलते हुए दौर का प्रतीक थे जहां सत्ता अब दिल्ली से निकलकर अलग अलग इलाकों में बंट रही थी। ये उस विशाल मुगल किले के ढहने की शुरुआत का साफ संकेत था। बिल्कुल। तो इस 1000 साल के सफर का सार क्या निकलता है? स्रोत के आखिर में कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं। मध्यकाल का समय 700 से 1700 ईस्वी, 1526 में पानीपत का निर्णायक युद्ध, अकबर एक महान शासक और ताजमहल शाहजहां की देन। ये वो मील के पत्थर हैं जो इस कहानी को याद रखने में मदद करते हैं। सही कहा। लेकिन इन तथ्यों के परे एक गहरी सीख भी है। ये पूरा दौर हमें बार बार दिखाता है कि वही साम्राज्य लंबा चलता है, वही शासक महान कहलाता है। कौन? जो सिर्फ सैन्य ताकत पर नहीं, बल्कि न्याय, एक अच्छी व्यवस्था और अपनी प्रजा के सम्मान पर टिका हो, चाहे उनकी भाषा या मजहब कुछ भी हो। जब ये मूल्य कमजोर पड़ते हैं तो बड़े बड़े साम्राज्य भी अंदर से खोखले हो जाते हैं और वक्त की एक ठोकर से ढह जाते हैं। किला कितना भी ऊंचा हो, अगर उसकी नींव में इंसाफ नहीं है तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में घूम रहा है। स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक मजबूत केंद्रीय सत्ता बनती है, वो अपने चरम पर पहुंचती है और फिर समय के साथ क्षेत्रीय ताकतों के आगे बिखर जाती है। हाँ, ये एक चक्र जैसा है। दिल्ली सल्तनत ने केंद्रीकरण किया, मुगलों ने उसे शिखर पर पहुंचाया और फिर औरंगजेब के बाद सब बिगड़ने लगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या इतिहास का ये चक्र, सत्ता के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की ये खींचतान, आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज और राजनीति में प्रासंगिक है?